ट्रायंगल्स में अगर ध्यान दिया जाए तो हमने लास्ट क्लास में जब ट्रायंगल के बारे में समझा था तो दो प्रॉपर्टी लिख ली थी। एक तो ये कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। दूसरा ये कि ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल्स का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। ये दो प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल पे समझ ली थी। अब उसके बाद अगली बात आती है कि ट्रायंगल बनता जब है तो उसकी कुछ सिचुएशंस हैं, बिना उन कंडीशंस को फॉलो किए ट्रायंगल ही नहीं बनता। ध्यान समझिएगा। जैसे आप याद करें तो ट्रायंगल बनते समय मान लो एक लंबाई आपको दी गई तो आप एक लाइन ड्रॉ करते थे कि एक ए बी रेखा दे दी गई 5 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो आपकी 2 है और सी ए जो है वो आपकी मान लो 1 है। और आप 3 रेखाओं से ट्रायंगल बनाने गए। इसमें आपको दिया गया कि एक 5 है, एक 2 है और एक आपकी मान लो 1 है। तो आपने एक रेखा खींची, मान लो उसका नाम ए बी रखा और कहा कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है। उसके बाद ए पर लेकर कंपास लिया, उसमें 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, यहां से कंपास घुमाया, ऐसे आर्क लगाई कुछ इस तरह से। फिर आपने यहां पर 1 सेंटीमीटर लिया, ये आप ही कह रहे हो कि आपने 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है। फिर आपने 1 सेंटीमीटर लिया, एक और आर्क लगाया ऐसे। ठीक, तो ये आप कह रहे हो कि हमने 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है। अब चक्कर क्या है, इन्होंने एक दूसरे को कहीं काटा ही नहीं, तो हम बिंदुओं को मिलाएं कैसे? तो हम कहेंगे ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल नॉट फॉर्मिंग, त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक, ओके। दूसरी स्थिति, क्या आपको दिया गया कि ट्रायंगल जो आप बनाने जा रहे हैं उसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है और तीसरी मान लो 3 सेंटीमीटर। तो आपने कोई भुजा एक मान लो 5 सेंटीमीटर को सबसे पहले ड्रॉ किया कि हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी हो गई ए पॉइंट, ये आपको बी पॉइंट माना और इसको हमने 5 सेंटीमीटर लिया। उस परिस्थिति में ये आपका 2 सेंटीमीटर है। यहां से आपने कंपास में ऐसे भरा, ऐसे घुमा दिया और आपने कहा कि आप 2 सेंटीमीटर का आर्क मूव करा रहे हो। फिर आपने 3 सेंटीमीटर का लिया ऐसे और कुछ इस तरह यहां से घुमाया और आप कह रहे हो इसको सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर का है। अब हुआ क्या, ये दोनों इंटरसेक्ट यहीं पे कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ट्रायंगल जो होगा वो नॉट फॉर्मिंग, ट्रायंगल इज नॉट फॉर्मिंग, त्रिभुज नहीं बन पा रहा है। और आपको एग्जैक्टली सिनेरियो मिलेगा कि आपको ए बी, या अगर पॉइंट कोई भी मान लिया है कि अगर सी अगर मान लो पॉइंट माने तो ए सी बी संरेख है, कॉलिनियर है। और आप पाएंगे ए सी बी जो आपके हैं वो कैसे हैं, संरेख है, कॉलिनियर है। बात ये भी ठीक है। उसके बाद तीसरी स्थिति, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी और आपने देखा कि आपने 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 3 सेंटीमीटर और ये आपकी 4 सेंटीमीटर, ऐसे 3 दिया तो आपने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर आपने 3 सेंटीमीटर का आर्क उठाई और ऐसे घुमा दी। फिर आपने यहां से और आपने कहा कि ये जो आप मूव करा रहे हो ये आप 4 सेंटीमीटर आर्क मारे, मतलब ये जो आपकी आर्क है वो आपकी 3 सेंटीमीटर के मान लो। और आप ये दूसरी घुमाई आपने ऐसे ले जाकर इसको सेंटर मानते हुए ऐसे, और आपने कहा ये जो आर्क आप टर्न करा रहे हो ये आपकी 4 सेंटीमीटर की रेडियस। अब आपने यहाँ ए को सेंटर माना, यहाँ घुमाया, ये आर्क गई ऐसे, बी को सेंटर माना, ये आर्क गई ऐसे। जहां कर कट करते हैं उस पॉइंट को सी माना जाता है। ये मिला दिया, ट्रायंगल एबीसी बन गया, जिसमें ये अपने आप 3 होगी और ये अपने आप 4 होगी। और आप कुल मिलाकर पाएंगे कि यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी फॉर्म्ड, ट्रायंगल एबीसी का निर्माण हो गया, बात खत्म हो गई।
तो 3 तरह के डेटा अवेलेबल हो सकते हैं। इसमें हमने क्या देखकर डेटा अवेलेबल कराया, यहाँ पर देख हमने कराया कि यहाँ पर आप देखें तो 2 + 1 इज लेस देन 5, यहाँ पर 2 + 3 इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर दो भुजाओं का योग 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5। इसी स्थिति में केवल ट्रायंगल बनता है, बाकी इस स्थिति और इस स्थिति में ट्रायंगल बन ही नहीं पाता। तो यहीं से एक प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि त्रिभुज बनने के लिए अगर ट्रायंगल बना हुआ है या ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल या तो बना हुआ है या फिर ट्रायंगल बनाना है, इन दोनों ही स्थितियों में ये जरूरी है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर प्रश्न अगर आपके मन में है कौन सा, तो हर स्थिति, तीनों स्थितियां ए प्लस बी, सी से, बी प्लस सी, ए से, और सी प्लस ए बी से, हर किसी भी दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर ये शर्त फॉलो नहीं हुई तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो आपके सामने है कि अगर बराबर लेस हुआ, दो भुजाओं का एक तीसरी से लेस हुआ तो ये स्थिति बन जाएगी, दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा के बराबर हुआ तो ये स्थिति बन जाएगी, मतलब इंटरसेक्शन होगा लेकिन वो यही रेखा पर होगा तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। और अगर आपका दो भुजाओं के तीसरे भुजा बड़ा हुआ तो इंटरसेक्शन उस लाइन से ऊपर कहीं एक जगह हो जाएगा और ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। क्लियर? इस पर जब ये बात क्लियर हो जाती है तो हम यहां से कहते हैं कि मान लो किसी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो आपकी एबीसी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, और सी के सामने सी। ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बन सकता है, सारी स्थितियां। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कौन सी वाली? कोई सी भी वाली। तो ये भी होगा बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर है? तभी ट्रायंगल बनकर तैयार होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि अगर कभी हमको दिया जाए तो हम चेक क्या करेंगे? तीनों नहीं, आप सिर्फ इतना चेक कर लीजिए कि दो छोटी वाली, मतलब आपके लिए ट्रिक है, दिमाग में रखिएगा, दो छोटी वाली का योग अगर तीसरी से बड़ा है तो फिर अपने आप सब फॉलो होंगे। भाई 3 नंबरों में दो छोटे हैं, तो अगर दो छोटे वाले का सम लार्जर से बड़ा है तो फिर क्या दिक्कत आएगी? फिर तो कोई समस्या ही नहीं आएगी ना, क्योंकि जो छोटे वालों का सम तीसरी से बड़ा हो गया तो जब अगला कोई दो का पेयर ढूंढोगे तो उसमें बड़ा आ जाएगा। भाई अगर 2 + 3 + 4 5 से बड़ा हो चुका है तो 3 + 5 तो 4 से बड़ा होगा ही होगा, और 4 + 5 भी 3 से बड़ा होगा। तो आप जब चेक करने का नंबर आएगा तो आप सिर्फ इतना चेक करेंगे कि दो छोटे वाले का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वैसे तीनों केस होते हैं। लेकिन अगर आपको डायमेंशन दे दी जाए तो सिर्फ वही चेक किया जाएगा। तो दो छोटी वाली भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा मिल जाए तो बात पूरी हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास कंडीशंस आएंगे तो आप तीनों के लिए कहेंगे क्योंकि फॉलो तीनों होंगी। तो कहने मतलब ट्रायंगल तभी निर्माण हो पाएगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक बात और निकालते हैं, बी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए। दो भुजाओं का तीसरी से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा। अंतर तीसरी से छोटा। ए या सी को रोक लो, यहां सी ग्रेटर देन ए माइनस बी। मॉडुलस मतलब निगेटिव ले, अंतर से मतलब होता है। फिर यहां देखो ए ग्रेटर देन बी माइनस सी। ठीक, तो इसी से ये भी निकल आता है, ये बात पूरी करा लो तो ये अपने आप फॉलो हो जाएगी कि दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड। ठीक है, दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई दिक्कत समस्या, कोई डाउट?
तो ये स्थिति हो गई ट्रायंगल में उसके बनने की। थोड़ा और देखते हैं, इतना नोट करेंगे तो शायद ज्यादा आसान रहेगा नियम बताना भी और आपके लिए समझना भी। नोट या रूल जो भी है ऐसे लिख रहे हैं स्टार पॉइंट करके। त्रिभुज तभी संभव होगा, त्रिभुज तभी संभव होगा, ट्रायंगल विल पॉसिबल ओनली व्हेन sum of two sides is greater than the third and difference of two sides and difference of two sides is less than the third is less than, हाँ, sum of two sides is greater than third and the difference of two sides is less than third। जब त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक, अब डैश करके बनाने होंगे एक एक करके, पहले तीनों तीनों की तुलना फिर एक को आगे बढ़ाएंगे। नोट करके बनाइए। रूल्स ज्योमेट्री के थोड़े बोरिंग होते हैं, प्रयास करिए उनको बार बार बनाने का। ये समझ में आ गया तो घर में रफली जो है उनको प्रैक्टिस में लाइए तो चीजें बहुत जल्दी आसानी से दिमाग में आएंगी। बस नोट हो गया? नोट कर लिया नहीं कर लिया? जल्दी करें।
हो गया। अब देखो इसी पे थोड़े थोड़े नियम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए एम और एन आर इंटीजर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एम एन एन आर इंटीजर साइड मतलब डेसिमल में नहीं पॉसिबल है, एम और एन के मान डेसिमल में अलाउड नहीं है। ठीक। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल विद इंटीजर साइड्स। अगर इस इंटीजर नहीं में तो दिए जाएंगे आर गिवन साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है। और एक थर्ड साइड है जो कि नहीं पता, तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, लेकिन साइड्स इंटीजर होनी चाहिए। तो एक की एम एन को इंटीजर देना होगा। अब तीसरी साइड इंटीजर पॉसिबल हो तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। फिर वही बात, दो साइड्स आपको दे देंगी, तीसरी साइड पे पॉसिबिलिटी है, तो बस इतनी सी बात है कि तीसरी साइड की जो डायमेंशन हो वो ऐसी हो जो हमारे ट्रायंगल बनने की सिनेरियो को फॉलो कर ले। अगर वो ट्रायंगल बनने के सिनेरियो को फॉलो ना कर पाई तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनने की फॉर्मेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रायंगल बनने की फॉर्मेशन एकदम क्लियर है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड। तो हम कह सकते हैं कि अगर तीसरी साइड को एक्स मान लिया जाए तो एक्स का मान एम और एन के योग से छोटा और एम एन के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स के इंटीजर मान कितने पॉसिबल हैं। अब इस बात को देखने के लिए जरा यहां देखिएगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि 285 कॉमा 150, यह छोटी डिजिट लेते हैं, 15 कॉमा 20 कॉमा एक्स। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर या जेड प्लस। ठीक, तो बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो एक्स की पॉसिबिलिटी क्या होंगे, एक्स का हर वो मान संभव है जो दोनों का योग 15 प्लस 20 से छोटा, 15 प्लस 20 से छोटा और 15 प्लस 20 से डिफरेंस, डिफरेंस 20 से क्या हो, बड़ा हो, 35 से छोटा और 5 से बड़ा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे इसका मतलब एक्स का मान होगा क्या, 35 माइनस 5। ठीक, 35 माइनस 5, भाई 5 से बड़ा होना चाहिए तो 6 से स्टार्ट होगा, तो 5 तो हटा ही दो। और लेकिन 35 माइनस 5 करने पे 35 बना रहेगा, तो एक और घटाना पड़ेगा। नहीं आया है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आया। मैं कह दूं 7 से बड़ा और 10 से छोटा कितनी संख्या है, 3 ना। 10 माइनस 7 करोगे 3 तो आएगा, लेकिन 10 भी तो आ गया, 10 से छोटा चाहिए, 10 नहीं चाहिए, तो एक अपने मन से सेपरेट करना पड़ेगा। ये कोई नियम नहीं है, दिख रहा है ना साहब साहब कि 1 एडिशनली वो नंबर भी तो आ रहा है, तो दैट शुड नॉट बी देयर, उसे नहीं होना चाहिए वहां, तो 1 और सेपरेट कर देते हैं। ठीक, 1 और सेपरेट करें तो आपके सामने रिजल्ट आएगा, आप ये सब 35 माइनस 5 ये घटेगा 29, आपका आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ जो वापस एम एन नंबर्स हैं, हम इस बात को वेरिएबली जस्टिफाई करवाना चाहते हैं, उस बात के लिए प्लानिंग चल रही। तो ये आपके सामने एम एन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन सो एक्स के मान, ठीक है, तो एक्स के एक्स के कितने मान संभव थे, 29। 29 में कौन कौन है, 29 में है आपका 6 7 और टू डेट 34। ठीक, तो एक्स के 29 मान, तो एक्स के कितने मान, तो एक्स के मान, तो एक्स के मान क्या होंगे, इससे ये घटेगा और एक अपने मन से घटेगा, नहीं आया। तो m प्लस n
माइनस एम माइनस एन। अच्छा, एम माइनस एन कहने का मतलब ये तो आप मान ही रहे हो कि एम बड़ा है। भाई कोई एक बड़ा हो कोई एक छोटा होगा, एम माइनस एन कर रहे हो, इसका मतलब एम बड़ा है एन छोटा है। ठीक। अब यहां आ गए माइनस वन और माइनस वन अपने मन से, तो आपके सामने हुआ एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन माइनस वन, कैंसिल। तो टू एन माइनस वन, इसका मतलब एक्स के टू एन माइनस वन मान संभव होंगे। टू एन माइनस वन से मतलब छोटी भुजा का दुगना माइनस वन, यहां आ जाओ, छोटी भुजा का दुगना माइनस वन, 15 दूनी 30 माइनस वन 29। नहीं तो हर बार प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक। तो हम प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो चीजों को तेज करना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको दो भुजाएं दे दी जाएं और तीसरी भुजा की रेंज पूछी है, तो तीसरी भुजा की रेंज निकालने का तरीका तो यही है। लेकिन उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, कितने त्रिभुज संभव है, तो आपको कुछ नहीं करना, छोटी भुजा का दुगना माइनस वन, तो आप सीधे पहुंच जाओगे उन मानों पर जिनके मान संभव होंगे। अब उस पर और कंडीशन लगा दे तो एक अलग बात है। मान लो कह देता है इस क्वेश्चन में कि जो आपकी तीसरी भुजा वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो तो उस रेंज में परफेक्ट स्क्वायर तो सिर्फ 25 मिलेगा, तो एक ही पॉसिबल है ना। तो वो एक डिफरेंट डिफरेंट अलग बात है। प्राइम नंबर ही हो सकता है कि एक्स का मान एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब फिर 6 नहीं ले सकते, 7 लेंगे, फिर 11 लेंगे, फिर 13 लेंगे, फिर 17 लेंगे, फिर 19 लेंगे, फिर 23 लेंगे, फिर 29 लेंगे, बस खत्म। तो पहले तो ये पता हो कि कहां से कहां तक लेना है, फिर प्राइम ढूंढ लेंगे। तो कंडीशन टू कंडीशन बढ़ती जाती है समय के साथ, नए नए प्रश्न बनाने के चक्कर में, तो वो आप देखते रहें, लेकिन देखना आपको आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो पहला रूल था कि ट्रायंगल तभी बनेगा कि जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। उस नियम पर ऐसे प्रश्न देखे गए। क्लियर। जैसे क्वेश्चन जब सबसे पहले 2012 में पूछा गया, और बड़ा अच्छा सवाल लगता है मुझे, कि 8 6, ठीक है, 10 6 ऐसे, एंड ए आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज की भुजाएं आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज की भुजाएं। तो ऐसा करो, ये बताओ ए की रेंज बताओ, ए की सीमाएं। तो आप तुरंत गए, ए मस्ट बी लेस देन 16 और ग्रेटर देन 4, बस यही आंसर था। एक्स का मान इनके योग से छोटा और अंतर से बड़ा, बस ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो नियम के प्रोसेस धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे, उन्हीं पे प्रश्न जैसे जैसे बनते जाते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल हम आपको जगह जगह बताते जाएंगे। और बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिनके एग्जांपल्स में उलझोगे तो मतलब टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं। मान लो कोई थ्योरम है तो उस पर जब एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो सीखेंगे। ऑलरेडी हमने थोड़ा बाइफर्केशन कर दिया, ट्रायंगल का रूल खत्म होने का ट्रायंगल का डिस्कशन होगा, है ना, तो फिर वो आपके लिए आसान ही रहेगा। ठीक। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, कुछ हमने अलग से नहीं लिखवाना है। एक ये है आपका, एक आपका ये है, और एक आपका ये, 3 क्वेश्चन है, और तीनों को हमने एक्सप्लेन किया है आपके सामने।
नोट कर लिया। अब कुछ और बात करने से पहले आगे हमने ट्रायंगल्स के टाइप को समझना होगा, क्योंकि बार बार उस पर बात आएगी, बार बार उस पर प्रश्न बनेंगे, तो थोड़ा ट्रायंगल्स के टाइप्स को और समझ लेते हैं। ट्रायंगल को बाइफरकेशन क्लासिफिकेशन करते समय दो तरीके से उनको बांटा जाता है, पहला उनके साइड्स के अकॉर्डिंग और दूसरा उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग। उन ट्रायंगल्स के साइड्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको धीरे धीरे करके देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें सर्वांग समता की आवश्यकता होगी, तो अभी हमने पढ़ी नहीं, अभी सिर्फ टाइप पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए कि नाम जान लेते हैं किसका क्या मतलब होता है और उसका नाम क्या होता है, फिर वापस बात करेंगे दोबारा। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक, दो तरीके से। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। दो तरीके से देखा जाता है, पहला उनके साइड्स के आधार पर, दूसरा उनके कोणों के आधार पर। साइड्स के आधार पर बड़ा सिंपल है। पहला स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। कुछ खास नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट साइड्स। ट्रायंगल के नाम से जितने भी नियम है वो सब इसमें फॉलो होंगे। स्केलेन है तो वही तो ट्रायंगल का जनरल ट्रायंगल है, तो एक जनरल ट्रायंगल के जो भी रूल होंगे वो सब स्केलेन ट्रायंगल फॉलो होंगे, जिनको आप पूरी ट्रायंगल्स की थ्योरम्स में अलग अलग जगह पढ़ेंगे। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो ये ऐसा होने पर बेसिकली दो एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक। बाकी कॉमन प्रॉपर्टी में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो माध्यिका कर दे, ये सब हम आगे चल के सिद्ध करेंगे, अभी सिर्फ आप नाम जान लें पर्याप्त। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने भुजाएं बराबर होती है। बहुत फ्री माइंड ज्योमेट्री देखिए, ये मैं सोची कि मैं जब समद्विबाहु पे बात करूं तो पूरी बात करूं, पूरी बात कर लूंगा तो बड़ा हो जाएगा। अभी समद्विबाहु का नाम जाना, फिर उस पर सर्वांग समता देखेंगे, फिर उसके एरिया पे देखेंगे, फिर उसके केंद्रों को देखेंगे, तो अलग अलग करके स्प्लिट। जब केंद्रों को पढ़ेंगे तो फिर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुजों की बात करेंगे, तो अब एक दो प्रॉपर्टी और जोड़ लेंगे। अच्छा हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की स्पेशल प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जोड़ते चले जाइए। तो बात करते हैं आगे, नहीं तो फिर और ज्यादा मतलब हमारे लिए रटने जैसा हो जाएगा, और रटा जा नहीं सकता मैथमेटिक्स को। ज्योमेट्री वैसे तो वास्तव में रूल्स याद करने वाले लायक हैं, लेकिन याद नहीं किए जाते हैं, समझे जाते हैं, फिर वो हमारे लिए विजुलाइज होने लगते हैं जब फिगर क्वेश्चन सामने आता है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में इंटरेस्ट भी आएगा और तैयार भी होगा, ठीक। क्योंकि जब आप बुक पलटते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हेडिंग डालता है, पूरे समद्विबाहु त्रिभुज पूरा निचोड़ देता है, ठीक। जब आप उसको वैसे पढ़ेंगे तो दिक्कत आती, वैसे नहीं पढ़ेंगे। वैसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपको पूरी ज्योमेट्री पहले आए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में तो क्या होगा, उसका केंद्र की भी अपनी प्रॉपर्टी है। समद्विबाहु त्रिभुज के केस में उसकी सर्वांग समता की अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी एरिया की स्पेशल स्थितियां हैं, उसके लिए हम कॉस रूल अलग तरीके से लगाएंगे। उस केस में जो है उसके अंतावर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या की भी स्थितियां आएंगी, तो सब एक साथ अगर पढ़ने लगे तो कंफ्यूजन होगा। अभी मैं नाम बता रहा हूँ, नाम के बारे में बता रहा हूँ, उतना समझ लीजिए। अगली क्लास में जब केंद्र पढ़ाऊंगा फिर समद्विबाहु त्रिभुज स्पेशल आ जाएगा सामने। बार बार आने से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ये नेचुरल है, थोड़ा टाइम ज्यादा नेचुरल। भाई एक बार समद्विबाहु सारी बात कर लो, और बार बार लाओ तो 2-2 मिनट भी लेगा, तब भी हर बार टाइम लेगा, लेकिन उससे फायदा बहुत मिलेगा, ठीक। अभी हम एक लेवल है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ये कह लें कि हम 2% की लेयर में, तो उस 2% की लेयर के क्वेश्चंस पढ़ लिए जाएं, फिर हम 50% ज्योमेट्री पकड़ने लगेंगे तो 50% लेवल के लिए हम पकड़ लेंगे, तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की स्थितियां होंगी जिसमें बेसिक से एक प्रॉपर्टी अभी आपने समझी कि बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर, बस अब आपने कुछ नहीं समझा। दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिस बराबर भुजाओं के सामने कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अब इसी के साथ साथ त्रिभुज में एक स्थिति और सुन लीजिए कि इसी से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने भुजा छोटी होती है। बराबर कोणों के सामने भुजाएं बराबर, या बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर, इसी से प्रॉपर्टी आती है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर लार्जर साइड अपोजिट टू इट एंड द स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट, ठीक। अगली समबाहु त्रिभुज,
या इक्विलेटरल ट्रायंगल? समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये ए, ये बी, ये सी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर। बी के सामने ए और ए। ऐसा होने पर तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। और क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जब वो तीन बराबर भागों में बंटते हैं तो 60-60-60 में डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो आपका अपने आप स्वतः ही 60 डिग्री का हो जाता है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अपने आप में 60 डिग्री का हो जाता है। तो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज ऑफ 60 डिग्री। ठीक, बाकी कुछ माध्यिकाएं बराबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिर आपस दोबारा बात करेंगे जब केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, तीन तरह के ट्रायंगल्स, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोणीय त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोणीय त्रिभुज। एक ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं जिसके ऑल द एंगल्स, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। जब त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो ऐसे त्रिभुज को हम एक्यूट एंगल न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। नहीं आया? अब एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज क्या, न्यून कोण क्या होता है? ध्यान नहीं थे ना, कुछ और सोच रहे थे। मैं समझा नहीं आपकी बात। चलिए अब वापस आ जाते हैं। हमने कहा एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, एक्यूट हो, ऐसे त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, ये बताइए बस। हम्म, किससे? 60 डिग्री से, 90 डिग्री से लेस और 0 डिग्री से ग्रेटर। 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इतना मतलब। वापस आइए, अगला ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिसका एक कोण समकोण, एक कोण समकोण। दो समकोण हो नहीं सकते क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 90-180 अंश होता है। तो दो समकोण हो जाएंगे तो तीसरे को शून्य होना पड़ेगा। इससे दो समकोण पॉसिबल नहीं, तो एक ही कोण समकोण हो सकता है और ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरी स्थिति ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसमें एक एंगल ऑब्टूज होता है, एक एंगल ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे जिसमें कोई एक एंगल अधिक कोण होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर इनकी प्रॉपर्टी, इनके बारे में फिर धीरे से वापस फिर स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत समस्या?
भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। कोणों के आधार पर 3 प्रकार, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ठीक, तो डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, मतलब उनके दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग, और ये सारी बात हो जाएगी। अब ट्राइंगल को देखकर हम कैसे डिसाइड करें कि वो ऑब्ट्यूज होगा, इस पे भी एक प्रश्न बनता है कि एक्यूट होगा या राइट होगा, ये हम कैसे डिसाइड करें, इस पे बात करनी है इसके बाद, क्योंकि अब टाइप ऑफ ट्राइंगल में भी प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती हैं। ठीक, तो नोट करिए फिर और बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार। हो गया।
अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड्स आपको दी गई हैं, तो वो साइड्स के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किस तरह का दिख रहा है तो देख के बताया जाता है। सोचो, अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है और उस ट्रायंगल की साइड्स आपको दी गई है, तो साइड्स अगर दी गई हैं तो साइड्स की में वो साइड्स के अकॉर्डिंग कैसा दिख रहा है ये तो देख के बताया जाता है। बताओ, आपने ट्रायंगल देखा, भुजाएं बराबर इक्विलेटरल, भुजाएं अलग अलग, स्केलन दो बराबर आइसोसेलेस, तो इस पे तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। बताओ, अब अगली स्थिति आती है कि अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगल जो है वो आपके पास है, उसकी साइड्स भी दी गई हैं, और आपसे प्रश्न ये बनता है कि बताओ कि वो एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट कैसा होगा। इसके लिए नियम बन सकता है, क्योंकि ये देख के नहीं बताया जाता, इसके लिए बनाना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन अलाउड है नहीं। अलाउड से मतलब वहां कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना करोगे कि राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मतलब प्रॉपर्टीज है तो उस पर क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कॉस रूल का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉस रूल आना जरूरी है। ठीक, कॉस रूल क्या होता है ये पहले समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। मेंसुरेशन में नहीं समझेंगे, मतलब बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो मेंसुरेशन के, कॉस रूल वगैरह मेंसुरेशन इंप्रूवमेंट कराया जाता है, लेकिन क्योंकि हमें ज्योमेट्री में जरूरत पड़ता है इसलिए ज्योमेट्री में समझ लिया जाता है, फिर वहां पर सीधे कॉस रूल यूज होगा। ज्योमेट्री में को मतलब ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की थ्योरम और रूल्स मिलाकर पढ़े जाते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में भी आजकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें भी ज्योमेट्री मिक्स हो जाती है, तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन की जो बेसिक रूल्स हैं वो एक साथ लेके चलिए। क्वेश्चन तो तब भी थोड़ा अलग अलग किए जाते हैं क्योंकि वहाँ 3D एकदम ही अलग चलता है, लेकिन रूल्स अलग अलग 2D के और ज्योमेट्री के नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे नियम है, वहाँ सर्कल भी आ रहा होगा, टेंजेंट भी आ जाएगी, मेंसुरेशन का एरिया का फॉर्मूला भी आ जाएगा, तो सब मिक्स होने लगते हैं। ठीक, ज्योमेट्री इसलिए पहले पढ़ाए थे क्योंकि मैक्सिमम 80% रूल्स हम ज्योमेट्री में ही कवर कर लेते हैं। अब देखो, देखो ध्यान से क्या होता है। मान लो एक ट्रायंगल है आपके सामने, उसमें ये बी है, ये सी के सामने सी है, ये ए के सामने ए है। बोलो कोई समस्या? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए। तो जो टू प्रूव है हमारे पास, समझो कॉस रूल में क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 CA। क्या हो गया बताओ? तो इस तरह से तीनों लेंगे, एंगल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक के लिए हम पकड़ा, हम बी के लिए पकड़ लिया। मान लो यहां से बी एंगल हो गया आपका, इस दूरी को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और जैसे एक्स माना और इसको एच मान लिया। ठीक, तो आ जाइए नाउ, ये डी पॉइंट हो गया, तो ये दूरी अपने आप कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स। सी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो ये कौन से ट्राइंगल में थे? ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए डी सी, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सही है, एच को उठाओ रिप्लेस कर दो, पुट एच स्क्वायर, अगला स्टेप है, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। फर्स्ट से एच स्क्वायर निकालो, जो कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, उसको उठा के सेकेंड में रखो, तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां रख दिया, और प्लस ये एक्स स्क्वायर पहले से था, माइनस 2ax हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपका एक्स एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, ए स्क्वायर भी था ना, प्लस ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो आपके सामने ये इधर ले आओ तो आ जाएगा 2ax बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई समस्या? बोलो। ए बराबर सी, एक्स बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, अब
क्योंकि हमें कॉस बी चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल आपको पहले से पता है। तो ट्राइंगल ए बी डी में कॉस बी बराबर एक्स अपॉन सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस बी बराबर एक्स की वैल्यू पुट एक्स तो हो जाएगा क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2c, ये बातें की, बोलो क्लियर। दिस इज द कॉस बी। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, फिर भी सामान्य ट्राइंगल में कॉस रूल सिद्ध हुआ। सिद्ध हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से ही होगा, साथ साथ पाइथागोरस लगी। लेकिन सिद्ध होने के बाद ये होगा कि किसी नॉर्मल ट्राइंगल में भी कॉस रूल लगाया जाता है, और कॉस रूल जो है वो सामान्य ट्राइंगल में एंगल और भुजाओं के बीच संबंध बताता है। जब भी भुजाओं की जानकारी हमारे पास होगी और एंगल की स्थिति बनेगी तो हम कॉस रूल का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं आया? अगर इतनी बात समझ में आई तो इसी तरह इसी प्रकार हम कॉस ए बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, सरल भाषा में जो यहां एंगल होगा वो माइनस में जाता है। कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये भी सिद्ध किए जा सकते हैं। दिस इज द कॉस रूल। ठीक, अब आ जाओ ट्रायंगल में। मान लेते हैं कि ट्रायंगल कोई है एबीसी, उसकी साइड्स आपके सामने ए कॉमा बी कॉमा सी नोन है। ठीक है, ये तो पता है। तो टू फाइंड इट, टू डिसाइड क्या है? टू डिसाइड है कि ट्रायंगल एबीसी एक्यूट एंगल, राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल कैसा है, ये प्रश्न है हमारा। ठीक, देखो स्टेप 1, चूज लार्जेस्ट साइड। तीनों में जो सबसे लंबी भुजा उसको पकड़ो। मान लो हमने सी को चुना कि सी लार्जेस्ट है। ठीक है, स्टेप 2, सी स्क्वायर करो एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग करो, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग को जोड़ो। अब स्टेप 3, सी स्क्वायर अगर लेस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये हम चेक कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, चेक कर रहे हैं। तो ट्रायंगल एबीसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है अगर सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर सी स्क्वायर ग्रेटर पाया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो आपका ट्रायंगल एबीसी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब तुरंत जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की और वहां बताया कि बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज को छोड़कर जो भी कुछ ज्योमेट्री में उसका प्रूवमेंट है। बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी जैसे मान लो ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल को ट्रायंगल क्यों कहा गया है ना, इस फालतू बात है। मतलब ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आता है, जिसमें परिभाषाओं को शुद्धिकरण किया जाता है कि उनको जब क्लासिफाइड किया गया तो लाइन को लाइन क्यों कहा गया, बिंदु को बिंदु क्यों कहा गया, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं कि इतने टर्म शायद उनके नाम रखे गए, फिर एंगल बना, फिर एंगल से फिर आपने ट्रायंगल बनाया, ऐसे बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें जिनको हमने मानना होगा कि ऐसे ही है। ठीक, क्योंकि उसके पीछे जो थ्योरी है वो किसी काम करे। हर एडवांस के टॉपिक में ऐसा होता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, जस्टिफिकेशन ही नहीं उसका अवेलेबल, वो एक फैक्चुअल डेटा है।
ठीक, जो पहली बार बनाया गया, रिफाइन किया गया, और उसको एक उसके ऊपर फिर उसके ऊपर थ्योरम्स बनाई गई। तो फंडामेंटल बहुत सारी चीजें हैं जिनको छोड़ करके, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कह सकते हैं, उसको छोड़ करके हम लगभग चीजें प्रूव करते हैं। हम ऐसा यूज क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा कह क्यों पा रहे हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बराबर होगा तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा, राइट होगा। तो बड़ी सरलता से कम जगह लेते हुए हमने थोड़ा रिफ्रेम करके बताया। वैसे तो ये 3 पेज का कॉन्सेप्ट है कि एक में एक्यूट समझाओ, एक में राइट समझाओ, एक में ऑब्ट्यूज समझाओ, वो सब समझ गया चला। चीजों को रिफाइन करके समझिए तो ज्योमेट्री में आपको बेहतर समझ में आएगा। जब जितनी भी कनेक्टेड चीजें अगर एक साथ दिखें तो भी आपको फायदा मिलेगा। अब जैसे इसमें अगर अलग अलग देखोगे तो दिक्कत रहेगी। हमने एक जगह देखा, अब देखो कैसे। एक बात बताओ, एक ट्रायंगल है, उसमें ये बी है, या ये सी है, ये ए है, ये बी है। अगर हमारी सी लार्जेस्ट भुजा है, सी लार्जेस्ट भुजा है, और सी को हम एक्यूट एंगल सिद्ध कर दें, तो क्या उससे बड़ा कोई एंगल होगा? सी लार्जेस्ट साइड है। और अभी 2 मिनट पहले जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा रहे थे तो हमने समझाया था बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने कोण छोटा होता है। सी को हमने लार्जेस्ट साइड लिया है, सबसे लंबी भुजा सी है, ये हमने ले लिया। 2 लंबी है तो उसमें से कोई एक ले सकते हो। ठीक, तो अगर लार्जेस्ट साइड के सामने के एंगल को लार्जेस्ट एंगल कहोगे, बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने कोण छोटा होता है, और उसको मैं एक्यूट सिद्ध कर दूं तो फिर उससे बड़ा तो कोई एंगल पॉसिबल ही नहीं है, खत्म। इसी तरह राइट, अगर मैं उसको राइट सिद्ध कर दूं राइट एंगल, अगर मैं उसको ऑब्ट्यूज सिद्ध कर दूं तो ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक, तो सबसे बड़े एंगल को हमने इसीलिए टारगेट किया, तो सी को टारगेट किया। इसमें सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, ये हमारा लार्जेस्ट एंगल, क्योंकि सी को हमने लार्जेस्ट भुजा लिया है। तो एक बात बताओ, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मैं कहूं कि इफ सी इज एक्यूट, सी अगर एक्यूट है, अगर सी एक्यूट है, मालूम ना हुआ, सिद्ध करना क्या है कि नहीं। तो अगर सी एक्यूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस सी विल बी पॉजिटिव। 0 से 90 के बीच में जब ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो अगर आपका 0 से 90 के बीच का आंकड़ा है तो इसका मतलब कॉस सी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एग्री है? अगर पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab रिजल्ट होगा पॉजिटिव, नहीं होगा? आपने कहा हाँ होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसी कंडीशन में हम कह पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डिसाइडेड है भाई। ए और बी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, तो 2ab किसी भी लेवल पे नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर किसी भी फ्रैक्शन का हर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होने के लिए अंश को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर आ जाओ इधर, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं आया? बोलो सही है नहीं? कंफर्म है? यही तो मैं लिख रहा था, सही है। अब यहां आ जाओ फिर से इसके आगे, यहीं से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इफ एंगल सी इज राइट तो कॉस सी बराबर 0। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab बराबर 0। अब तो समस्या ही खत्म। नहीं आया? वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, इफ एंगल सी इज ऑब्ट्यूज,
तो कॉस सी निगेटिव होगा क्योंकि उसे आना पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab विल बी निगेटिव। अच्छा ये पॉजिटिव है, तो रिजल्ट निगेटिव आने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0, निगेटिव तो तभी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर आपके पास ट्राइंगल की, कोई डाउट, अगर आपके पास ट्राइंगल की साइड्स दे दी जाए तो उस कंडीशन में उस ट्राइंगल को एक्यूट राइट या ऑब्ट्यूज कहने के लिए हम कॉस रूल की मदद से ऐसा करते हैं। करते क्या है वो आपके सामने है, ठीक है। कि एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज के लिए हमारे पास तीन अलग अलग परिस्थितियां, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के से छोटा एक्यूट एंगल, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर राइट एंगल, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसा क्यों, वो हमने उस तरफ सिद्ध किया है, ठीक। तो वो एक साथ लिख लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले ये लिखे, ये कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई त्रिभुज जिसकी भुजाएं ज्ञात है, ये कैसे ज्ञात करेंगे, how will we decide that the triangle whose side is known is acute angle triangle oblique right angle triangle oblique obtuse angle triangle। यह कैसे ज्ञात करेंगे कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं ज्ञात हैं, कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं ज्ञात हैं वह न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण होगा। यह कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई त्रिभुज जिसकी भुजाएं ज्ञात वह न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण होगा, डैश नोट करिए। उस बीच कोई डाउट है नोट करते समय बेहिचक मार्क करें, बेहिचक पूछें। थर्ड स्लाइड मतलब, अच्छा कॉस रूल, सॉरी, पहले ये नोट कर लो, अब कॉस रूल अलग से नोट कर लेना हेडिंग डाल के, ठीक है।
नोट कर लिया। इसके बगल में ही या आगे जो है जैसे भी आप कर रहे हो प्रूफ करके लिखेंगे ये। हो गया। तो अगले पेज में डालें कॉस रूल। तो कॉस रूल के रिजल्ट याद करने का अलग मजा है, फॉर्म अप्रूवमेंट समझने का अलग कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हमने लिखा दिया आपने लिख लिया, आपने आते आपको अभी भी रिजल्ट हैं और आते बाद में भी रिजल्ट हैं। ठीक है, आज के बाद आपको अप्रूवमेंट भी आना चाहिए, करना नहीं है, आना चाहिए। नहीं तो आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क तो यही है कि जो अप्रूवमेंट डिस्कस होना है इधर तैयार हो आपको, यही होमवर्क है।
हो गया? कोई दिक्कत समस्या? अब जो आपने पीछे सीखा और जो ये सीखा, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन, ठीक है? फिफ्टीन, 8 और ए, ठीक? कोई नई डिजिट नहीं, बड़ी कॉमन डिजिट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल आधार बना के आप बात समझेंगे, फिर जो आप जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि नया मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है तो उनकी डिजिट थोड़ी ज्यादा ठीक लगती है। तो 15, 8 और ए आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक? ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। फाइंड ए डैश, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सेकंड, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड इज ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उस स्थिति के लिए जब त्रिभुज हमारा राइट एंगल होगा, त्रिभुज हमारा एक्यूट एंगल होगा और त्रिभुज हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, उस बात के लिए ए का मान बताना है, द वैल्यू ऑफ ए डिसाइड करना है, ठीक? तो ये आपके पास प्रश्न है। आज हम क्लास को यहीं रोकेंगे और पर्याप्त हो गया, इसके बाद अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ हिंट देता हूं, घर में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हिंट क्या है? सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि त्रिभुज बनना चाहिए भाई, ऑब्ट्यूज राइट और दुनिया भर का जो बनना होगा वो बात का मैटर है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि ट्रायंगल बने। अब अगर ट्रायंगल ही नहीं बना तो ऑब्ट्यूज राइट की कहानी कहां से जुड़ पाएगी? तो ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बचेगा जब तक वो ट्रायंगल ना बने। तो सबसे पहले जरूरी है उसका ट्रायंगल बनना, ठीक? इस बात को ध्यान रखते हुए इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक? दूसरी बात, फ्रॉम ट्यूसडे सुबह 8:30 वाले बैच में हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन की यूनिट, परमुटेशन, देन कॉम्बिनेशन एंड देन स्टैटिक्स, देन प्रोबेबिलिटी, देन स्टैटिक्स। 4 वो टॉपिक जो हर बैच में लगातार नहीं पढ़ाए जाते। रीजन, उसके लिए थोड़ा उच्च स्तरीय दिमाग चाहिए होता है, ठीक है? और जब कोई टॉपिक उच्च स्तर का हो जाता है तो गिने चुने लोग उपस्थित होते हैं। आपको याद होगा जब अर्थमेटिक खत्म हुई थी इस बैच में, तो कुछ गिने चुने लोग उपस्थित, वो चेहरे आज भी अभी भी उपस्थित होंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग चले गए, लेकिन बाकी सब मैदान छोड़ जाते हैं। इसलिए हर बैच में वो 15 दिन का समय वेस्ट ना किया जाए, किसी एक बैच में सबको दिया जाए, असाइन कर दिया जाए और उनको पढ़ने का मौका दिया। तो इससे क्या होता है कि टाइम बचेगा और थोड़ा क्लास भी एनर्जेटिक रहती है। 8:30 बजे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी की यूनिट जो कि लगभग और स्टैटिक जो कि लगभग 15 क्लासेस रहेंगी, ठीक है? 3 हफ्ते के राउंड का टाइम रहेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, इसी बैच के कार्ड की एक्सेस के साथ आप क्लास में आ सकते होंगे, ठीक है? कोई भी ऐसा जो आने में सक्षम ना हो उस टाइम और ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो वो मुझे सूचित कर सकता है कि मैं ऑनलाइन मतलब मैं उसमें आ ही नहीं सकता, आने के अलावा बेहतर विकल्प नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर नहीं आ सकते तो फिर आप उसको ऑनलाइन रेगुलर क्लास देखेंगे, मतलब आज की आज, कल की कल, परसों की परसों, पूरे दिन में कभी भी आप उस क्लास को देखेंगे। मतलब मुझसे कोई एग्जाम से पहले नहीं कहेगा मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, ठीक? कि मेंस का एग्जाम लगा होगा, मेंस में प्रोबेबिलिटी आएगी तो आप जो है भागे घूम रहे हो, हमको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, ये नहीं होगा। जैसे हमने एक दिन कहा था कि टाइपिंग का समय होता है, अब जब आराम से फ्री टाइम आधे घंटे रोज मार रहे हैं, 30-35 की स्पीड करके छोड़ दिया, एग्जाम का टाइम है, हफ्ते भर रिवाइज किया 15-15 मिनट और हमारी टाइपिंग की स्पीड बन गई। लेकिन जब एग्जाम सर पे आ जाता है तब वो बच्चे जो मेंस क्वालिफाई कर मेंस प्री क्वालिफाई करके मेंस देने जाते हैं, तब वो टाइपिंग को अपने दिमाग के लिए एक और प्रेशर बनाते हैं, ठीक? 100 बार कहा जाता है कि ये सब वो पार्ट है जो कर करा के एक बार निपटा के छोड़ दिए जाते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है कि ब्लूटूथ वो आते हैं कीबोर्ड्स या फिर उनके कनेक्टर्स आते हैं और उसमें मोबाइल में सामने खोल रख दो, अपना टाइपिंग सीख लो। पहले पहले पेपर पे हुआ करती थी तो वो पॉसिबल थोड़ा कम हो पाता था, अब तो बहुत ही आसान है। आधी ज्यादा स्पीड तो आपकी ऑलरेडी व्हाट्सएप से मेंटेन है, तो समस्या कोई खास है नहीं, है कि नहीं? तो इतना ज्यादा तनाव भी नहीं, लेकिन वो कर करा के छोड़ दी। जो लोग क्लास में बैठे उनकी टाइपिंग नहीं कंप्लीट हो, एक लक्ष्य माने कि 20-25 महीने भर, 1.5 महीने में डेली हमको आधे घंटे देना चलते फिरते और उसको हम अपनी टाइपिंग पूरी कर लेंगे।
सबसे सरल तरीका है, मोबाइल से आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट में आप सीखेंगे, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप सीखिएगा जरूर, सीखना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा समय ज़्यादा हो तो अपने मन से भी की जा सकती। मैं अपना एग्जांपल 100 बार बता चुका हूँ कि एक टाइम था जब ये सब नहीं हुआ करता, तो कीबोर्ड छुपा करके वो सब टाइपिंग अभी कर ली जाती थी, तो जुनून चाहिए होता है। ठीक, मतलब जो फिजिकल होता था, हम कई लोग थे फिजिकल भी क्वालिफाइड, टाइपिंग भी एक्सपर्ट हैं, उसके बाद उस समय इंटरव्यू होता था, वो भी देना है तो वो भी नहीं होता। ठीक, और जो सब कुछ आज आ रहा है वो भी आता था। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब है कि चीजें समय से पूरी हो जाएं। सब कुछ इकट्ठा करते रहो, चीजें कल के लिए टाल दो, टाइपिंग बाद में करेंगे, कंप्यूटर बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ये कर लेते हैं, बस यही सबसे बड़ी समझ। थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है और ये सब निकल आता है। जब आप किसी और चीज के लिए टाइम नहीं रखेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो आपका काम टाइपिंग सीख लेना है, वो आप अपना दिमाग में रखो। कंप्यूटर का एक छोटा बेसिक पार्ट होता है जो पूछा जाता है, आपको सलाह है कि एक अच्छे पब्लिकेशन जिसमें अरिहंत का सबसे सही एक पतली सी एक चौपतिया टाइप की आती है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में सोचो। किसी आर्टिकल के बारे में कुछ ना समझ में इंटरनेट पे पढ़ डालो। मान लो फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग आपने सर्च किया और पढ़ डाला, फिर आपने ऑप्शनल पढ़ा, फिर डिस्क्रिप्टिव किताब में लिखा उसको पढ़ डाला, ऑप्शनल टिक कर डाले, तो आप एक मोर ओवर आपके दिमाग में नेटवर्किंग के डेटाबेस उसके फैक्ट्स आगे सेट हो गए। फिर जब एग्जाम में आएगा थोड़ा और जो है उस पर कंसंट्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो एग्जाम से पहले प्रोबेबिलिटी का जो हुआ बनेगा वो नहीं पूरा कर पाऊंगा मैं। टाइम होता 2 महीने का, भी CHSL का पेपर होगा जब मेंस का, तब प्रोबेबिलिटी उसमें आएगी, तब आपको हुआ बन जाएगा कि वो प्रोबेबिलिटी 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 कैसे पढ़ा दूंगा। 15 क्लासेस हैं, अब अगर मैं 15 क्लासेस मेन से पहले लूंगा 2 महीने 2.5 महीने तो टोटल टाइम है, उसमें प्रोबेबिलिटी में और परमुटेशन 15 दिन उलझ जाएंगे, तो दिक्कत आएगी। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन ऐसे टॉपिक भी नहीं है जिनको आप बहुत तेजी से तैयार कर लें, वो एक्चुअली सोल्यूशन बेस्ड नहीं होता है, सोल्यूशन बेस्ड नहीं होते हैं कि आपको सोल्यूशन आने लगे आप सॉल्व कर लो, नहीं, वो डिस्कशन बेस्ड होते हैं। इसलिए सबको सलाह है कि अगर 8:30 बजे आप इधर 3 हफ्ते आ सकते हैं, जो भी 10 12 15 क्लासेस, तो मच बेटर है। और परमुटेशन तो में तो कम से कम 1 हफ्ते आ जाओ, फिर बाद में मिस भी कर जाओगे तो भी मैनेज हो जाएगा, मतलब बाद में वो सीक्वेंस बन जाएगा कि शुरुआत की 6 क्लासेस में आ गए, फिर उसका नहीं हो रहा तो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारा बेस बन जाएगा। परमुटेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर उसी के ऊपर कॉम्बिनेशन बेस है, उसी के ऊपर प्रोबेबिलिटी बेस है, फिर स्टैटिक्स की टोटल 3 क्लासेस हैं, उसमें अगर आप उपस्थित हो जाते हो तो दी बेस्ट, नहीं हो जाते तो वो तैयार हो जाएगा। लेकिन बेटर रहेगा कि आप परमुटेशंस की क्लासेस में रहें, उसके बाद टाइम ना हो तो आप ऑनलाइन देख लें, लेकिन इन 15 क्लासेस को ईमानदारी से करना होगा, जो कि ट्यूसडे से स्टार्ट होंगे। ठीक, तो आप 8:30 इसी क्लास के कार्ड के साथ आएंगे, कोई अलग से कुछ कहीं ऑफिस जाने के डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, वो आप आ सकते हो, ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, बाकी ज्योमेट्री लगातार जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। ओके, गुड कॉल।